हेलो दोस्तों, रेलवाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया हुआ था, जो आखिर लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, लूसेंट को पढ़ने की तरीका क्या है। तो बहुत सारा मेरे ऊपर कॉल भी आया था जो सर पे प्लीज़ कैसे पढ़ा जाए, बहुत दिन हो गया आप नहीं बताए अभी तक। तो फिर था कुछ प्रॉब्लम था जिसके चक्कर में वीडियो नहीं डाल रहे थे लूसेंट का। तो आइए सब प्रॉब्लम को दूर करते हुए आज आप लोग को लूसेंट को पढ़ने का तरीका बताया जाता है। तरीका तो मैं पहले बता चुका, आज स्टार्ट करते हैं जो आखिर कैसे कैसे बताया जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है जो बताने का लूसेंट को। तो सबसे पहले आप लोग को याद दिला दें, जो मैंने कहा था जो लूसेंट का फर्स्ट पेज जैसे निकालो, इसमें जो रेड कलर में बॉक्स बना हुआ उसको तो खुद पढ़ना होगा, उसमें जो अपना थोड़ा थोड़ा लाइन है वो पढ़ना होगा। और उसके अलावा जो है वो हम आपको बताएंगे जो आखिर कैसे उसको पढ़ा जाए। तो आइए सबसे पहले हम सबको अपना अपना बुक पास में रखे होंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे लूसेंट के स्टार्टिंग में फर्स्ट में हिस्ट्री में आप ऊपर में पढ़िएगा भारत का इतिहास कैसे क्या हुआ, भारत का नाम भारत कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। ये तो भाई कुछ आज तक एग्जाम में शायद कहीं कोई पूछा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ नॉलेज नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के व्यू से पढ़ाया जाएगा। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है जो आपको पूछा जाएगा। तो आइए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से हम बताते हैं। फर्स्ट में है क्या, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या है, आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कैसे, यानी ये भारत का जो इतना जो सब कुछ डेवलप हुआ उसका आखिर स्रोत कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो इसमें आपको फर्स्ट देखना, याद क्या करना है, तो वेद के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो इसको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसमें याद क्या करना है, वेद के रचयिता कौन है, वेद का रचना कौन किया था। तो वेद का रचना इसके नाम में ही छुपा हुआ है, वेद इक्वल टू वेद व्यास। तो याद हो जाएगा, वेद इक्वल टू वेद की रचना कौन है, वेद इक्वल टू वेद व्यास। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो वेद की रचना कौन किए हुए थे। तो वेद की रचना कौन किए थे, वेद इक्वल टू वेद व्यास। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। वेद कितने तरह के, 4 तरह के। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इतना आप देखिएगा, यदि बुक में देखिएगा तो आपको 5-6 लाइन है, 5-6 लाइन में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन याद करना है। क्या याद करना है, वेद के रचना कौन, वेद के रचनाकार कौन है, वेद इक्वल टू वेद व्यास, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम एक बार स्टार्टिंग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में देखिएगा बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा है, तो उसको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ इसमें क्या याद करना है, ऋग्वेद में क्या है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें भी सिर्फ यदि आप 3 नहीं याद करना चाहो तो इसमें एक क्वेश्चन है सिर्फ ऋचा के बारे में, 10,462 ऋचा है, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना ऋचाएँ हैं, 10,462। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है याद करने का, जिसमें कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते, एक डिजिट है। तो डिजिट 10,462 ऋचाएँ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद से। दूसरा, इसको पढ़ने वाले, जो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होत्री। इसमें कुछ ट्रिक नहीं याद करने का, जब ट्रिक आएगा तो हम ट्रिक आपको बताएंगे जो ट्रिक से कैसे याद करें। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा, होत्री। इसके कितने ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, बस। और आगे कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। तो यानी कि क्वेश्चन क्या हुआ, जो ऋग्वेद के रचना कौन किए हुए थे। तो ऋग्वेद की रचना कौन किए हुए थे, विश्वामित्र। दूसरा क्वेश्चन इसमें, जो ऋग्वेद की रचना का विश्वामित्र। सेकेंड क्वेश्चन, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो सावित्री का वर्णन, सावित्री जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, सावित्री ऋग्वेद के कौन से मंडल में। तो सावित्री 3 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 यानी कि तीसरे मंडल में। तो याद होना चाहिए, जो सावित्री का वर्णन तीसरे मंडल में, और सावित्री जो है किसके लिए है, तो सूर्य देवता के लिए। 2 क्वेश्चन इसमें आया। फर्स्ट क्वेश्चन, सावित्री तीसरे मंडल किसके लिए, सूर्य देवता के लिए। तो एक ऑब्जेक्टिव
एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद में हो गया, उसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में। ये 8वें मंडल में हस्तलिखित रेखाओं को खिल गया, नहीं पूछा अभी तक। और उसके बाद हाँ, उसके नेक्स्ट लाइन में जो है चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यानी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में। अब पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? पुरुष सूक्त में कहा गया है जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये अभी तक कभी नहीं पूछा है जो ब्राह्मण क्या चीज़ से किसका जन्म हुआ, ये सब आज तक नहीं पूछा है। तो ऋग्वेद के संबंधित ऋग्वेद में सिर्फ 3 क्वेश्चन हम बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितनी ऋचाएँ होते हैं, इसके तो ऋचाएँ 10,462, इसको पढ़ने वाले होत्री, इसके रचयिता विश्वामित्र। तीसरा मंडल में सूर्य देवता को, तीसरे मंडल में सूर्य देवता को कौन सी? सावित्री, ठीक। और सावित्री किससे समर्पित है? तो सावित्री गायत्री मंत्र से, सावित्री गायत्री। तो गायत्री क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में किया गया है? क्या क्वेश्चन था? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया? द गायत्री 3 यानी कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। तो क्वेश्चन ये रहा। अब चलिए आगे जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन क्या है? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का, इसको भी थोड़ा सा याद करना है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं को बढ़। इसमें अग्नि का क्वेश्चन, अग्नि वाला बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया, रचना की गई है। यानी ऋग्वेद खत्म हो गया। ऋग्वेद में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आते हैं फिर यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में इसमें कुछ ऊपर नहीं पढ़ना है, नीचे में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, जो इसके संग इसके पाठकर्ता को अघर्वयु कहते हैं। यानी ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अघर्वयु। अघर्वयु और यजुर्वेद दोनों के वर्ड, लास्ट का वर्ड देखो सेम है, यजुर अघर्वयु, इधर भी यु उधर यजु। यानी इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या? अघर्वयु, अघर्वयु, वयु इक्वल टू यजुर्वेद, तो याद हो जाना चाहिए। उसके बाद बलिदान, यानी कि बलि जब पड़ता है, बलि के समय जो उसका मंत्र सब उच्चारण होता है, मंत्र शब्द दिया जाता है, मंत्र नहीं, बलि के समय जो उसका विधि विधान होता है, मंत्र के बारे में या गाना ताना के बारे में उसके अलग वेद में है, लेकिन बलि के समय जो उसमें क्या उसका नियम कानून है, कैसा कौन सा विधि है, वो आपको यजुर्वेद में बताया जाएगा। तो यानी सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ? बलिदान के समय जो विधि है उसका वर्णन यजुर्वेद में किया जाता है। और यही सिर्फ ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। 4 वेद में सिर्फ एक वेद यजुर्वेद ऐसा है जो कि गद्य और पद में लिखा गया है। और गद्य और पद किसको बोला जाएगा? तो गद्य या पद जानने के लिए फिर यदि हम बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सिर्फ यही जानिए, गद्य और पद ये दोनों में यजुर्वेद को लिखा गया। और इसमें क्या? बलिदान के समय विधि के बारे में, जो कैसे बलिदान कैसा हो, विधि के बारे में इसके पढ़ने वालों को अघर्वयु कहा जाता है। 3 क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट में सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ तो होता ही है गाना, यानी जो भी गाना से संबंधित जो भी हो वो सामवेद में, जैसे कोई भी कहीं भी यदि गाना ताना संबंधित हो तो वो सामवेद से संबंधित है। इसको पढ़ने वाले को उद्रात्री, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्रात्री याद करना है। उसके बाद इसके भारतीय संगीत का जनक कहा है, तो पहले ही बता दिए, सामवेद इक्वल टू गाना होता है, साम इक्वल टू गाना होता है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बस इसमें 2 पॉइंट मात्र याद करना है। अथर्ववेद। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो चूंकि है तो 4 वेद, 4 वेद में वेद त्रयी, यानी कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद के अलावा जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। कारण क्या है? जो कहा गया था, जो अथर्ववेद, जो ये 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये तीनों की रचना कहा गया है जो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। तो इसलिए ये तीनों वेद त्रयी कहलाता है। अथर्ववेद, इसका रचना एक अथर्वा नाम के ऋषि थे, अथर्वा ऋषि द्वारा रचना किया गया। एक
आदमी मनुष्य के द्वारा रचना किया गया, इसलिए इसको वेद त्रयी से हटा दिया गया है। सिर्फ ऊपर का 3 कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए सामवेद बता दिए, अब अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में जैसे बता दिए, ये अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं याद करना है। इसमें क्या है, जैसे बहुत सा चीज़ में लिखा हुआ, जैसे रोग निवारण, संविवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव। यानी इसमें मेन रूप से याद क्या करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, वशीकरण, साप, भूत, पिशाच, सब का जो विधि विधान जो भी है, आखिर भूत होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इस सब का जो भी चीज़ है सब। प्रेम विवाह के समय जो बताएगा, ईद खा लोगे तो तुमको इससे शादी हो जाएगा, ई खा लोगे तो ई पान खिला दोगे तो जो लड़की चाहो उसको तुम बस में कर सकते हो, यानी जो भी कर सकते हो, इस सब का जो भी मंत्र तंत्र लिखा हो सब अथर्ववेद में लिखा गया है। तो अथर्ववेद में सिर्फ इतना ही पढ़ना है और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में क्या है, इसमें हाँ, इसमें सबसे एक क्वेश्चन, पूरा अथर्ववेद का सबसे एक बड़ा क्वेश्चन, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो यदि इस चैप्टर से वेद से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है, जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में बोला गया है, तो कौन से वेद में आपको आ जाएगा, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद से संबंधित इतना क्वेश्चन। इसके बाद आप जो है सो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम सिर्फ आपको टोटल वेद के बारे में बताएं। 2-4 बार ये वीडियो यदि आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो आखिर कैसे इसको याद होगा, और पढ़ने के साथ साथ ही, पढ़ने के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिन आपको हम आगे में आपको लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ आपको बताया जाएगा, और इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। आप लोग देखे होंगे जो नोटिफिकेशन आया था रेलवे का वैकेंसी का, जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप लोग चक्कर में स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताए हुए थे, जो आप ये भरोसे नहीं रहिए जो लॉकडाउन खत्म होगी फिर एग्ज़ाम का तैयारी करेगा। आप एक कहावत सुने होंगे, जो कछुआ और खरगोश की बहुत पुराना का किस्सा है, जो आखिर कछुआ खरगोश में कछुआ आखिर क्यों जीत गया था, वो तो दौड़ में जीत नहीं सकता था, लेकिन जीता आखिर क्यों था, चूँकि कछुआ क्या किया था, वो कंटिन्यू चलते रहा था, और खरगोश तो सोच लिया यार हमको तो इतना तेज दौड़ते हैं, इतना ज़्यादा भागते हैं, हमको कौन पछाड़ देगा। इस चक्कर में वो थोड़ा देर रेस्ट कर गया, सो गया, लेकिन कछुआ क्या किया, तो एकदम कंटिन्यू चलते रहा। तो आप लोग को आपके आसपास बहुत होगा, खरगोश भी होगा और कछुआ भी होगा, आपको खरगोश नहीं बनना, आपको सिर्फ कछुआ बनना है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जो आपको कंटिन्यू चलने रहना, हर एक दिन कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना। अब देखिए जो होगा खरगोश जैसा होगा, जो अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एग्ज़ाम आएगा तो फिर हम थोड़ा देर पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन उसको मत रखिए। आप धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम दीजिए और बेशक आप सक्सेस करिएगा। और कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए, जो भी इससे आता है रिलेटेड वीडियो, और देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।